हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री का टॉपिक महाजनपद काल, और साथ ही साथ हम लोग मगध साम्राज्य और उससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी उसके बारे में डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो देखिए, जो इसमें रेड वाला पार्ट है वो हम ऑलरेडी पूरी तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं, यानी जो भी ये टॉपिक्स आप रेड कलर में देख रहे हैं ये सभी हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर एंशिएंट हिस्ट्री नाम से जो प्लेलिस्ट है वहाँ से इन क्लासेस को भी देख सकते हैं। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं महाजनपद काल और मगध साम्राज्य के बारे में, और इससे आगे के जो टॉपिक हैं वो फिर हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले हम देखते हैं महाजनपद काल के बारे में। तो देखिए क्या हुआ कि वैदिक सभ्यता आई, हमने पढ़ा वैदिक सभ्यता के बारे में, फिर बौद्ध धर्म और फिर जैन धर्म के बारे में। तो कई जगह जो महाजनपद है उनका उल्लेख मिलता है वैदिक सभ्यता में भी, साथ ही साथ बौद्ध धर्म और जैन धर्म में भी इन महाजनपद के होने का उल्लेख मिलता है, क्योंकि धीरे धीरे जन बने, फिर उसके बाद जनपद बने, और उसके बाद फिर महाजनपद का विकास हुआ और महाजनपद वहाँ पर बने। तो महाजनपद की जो डिफिनीसन होती है वो क्या होती है? देखिए, छोटी सी इसकी एक डिफिनीसन है, राज्य या प्रशासनिक इकाइयों को ही महाजनपद कहा जाता है, यानी राज्य या प्रशासनिक इकाइयों को ही महाजनपद कहा जाता है। और अगर हम बात करें बौद्ध धर्म में, तो बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। तो ये बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। तो इसमें 16 महाजनपद यानी 16 महाजनपदों के होने का उल्लेख मिलता है, और साथ ही साथ इसमें एक जैन ग्रंथ भी है, यानी एक बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय जिसमें 16 महाजनपद के होने का उल्लेख मिलता है, और साथ ही साथ जैन ग्रंथ भी है एक भगवती सूत्र एक जैन ग्रंथ है, और इसमें भी 16 महाजनपद होने का उल्लेख मिलता है। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि 16 महाजनपद काल में हुआ करते थे, क्योंकि इनका उल्लेख हमको कहाँ पर देखने को मिला? बौद्ध धर्म में, यानी बौद्ध ग्रंथ में, और साथ ही साथ जैन धर्म में यानी अंगुत्तर निकाय में भी, और भगवती सूत्र में भी इन 16 महाजनपद के होने का उल्लेख हमको मिलता है। और अब देख लेते हैं कौन कौन से ये 16 जो महाजनपद हैं उनको हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये हिंदी में लिखे हुए हैं, अंग, अस्मक, अवंती, चेदी, गांधार, काशी, कंबोज, कौशल, कुरु, मगध, मल्ल, मत्स्य, पांचाल, सुरसेन, वज्जी और वत्स। ये 16 महाजनपद हुआ करते थे, जिनका उल्लेख हमको बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ में देखने को मिलता है। साथ ही साथ कुछ महाजनपद हमको वैदिक सभ्यता में भी देखने को मिलते हैं। और अब देखिए, ये इंग्लिश में भी इनके जो नाम हैं वो लिखे हुए हैं, साथ ही साथ इनकी कैपिटल्स भी लिखी हुई है, और मॉडर्न लोकेशन क्या है, यानी इस समय मॉडर्न में ये कहाँ पर स्थित है। क्योंकि पहले क्या है, पहले अलग अलग महाजनपदों में जो कंट्री है वो बटा हुआ था, फिर अब दूसरी सिचुएशंस हैं, अब कई सारे राज्य हैं और राज्यों में बटा हुआ है। तो वर्तमान जो मॉडर्न लोकेशन है वो भी यहाँ पर लिखी हुई है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। इससे रिलेटेड जो PDF होगी, यानी ये जो लिस्ट है ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी अवेलेबल होगी, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। और जो महाजनपद हैं, जो कैपिटल्स हैं, वो भी आप इनको याद रख सकते हैं। जैसे अंग महाजनपद की जो कैपिटल है वो चंपा थी, मगध की गिरिव्रज, काशी की काशी, वत्स की कौशाम्बी, कौशल की श्रावस्ती, और सुरसेन की मथुरा, सुरसेन की जो राजधानी थी मथुरा। इसी प्रकार से सभी जो महाजनपद थे उनकी कैपिटल्स भी यहाँ पर लिखी हुई है, आप उसको भी देख सकते हैं। बट जो इसमें यानी इन 16 महाजनपदों में जो सबसे शक्तिशाली था वो यहाँ पर मगध साम्राज्य हुआ करता था, और इसी के बारे में हमको पढ़ना है। और मगध साम्राज्य में जो भी वंश हुए उनके बारे में हमको डिटेल में डिस्कस करना है। बाकी जो महाजनपद हैं उनका केवल जो नाम है, जो उनकी कैपिटल है, उसको ही हमको याद रखना है। बाकी जो मगध साम्राज्य है इसके बारे में हमको डिटेल में पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं मगध साम्राज्य के बारे में, और उससे पहले हम इंडिया के मैप पर देख लेते हैं इन सभी 16 महाजनपदों को कि ये कहाँ पर स्थित हुआ करते थे। देखिए, महाजनपद ये आप देख सकते हैं, कई सारे जो पाकिस्तान में वर्तमान में हैं, पाकिस्तान वाले इलाके में हुआ करते, जैसे कंबोज है, गांधार है, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। साथ ही साथ कुरु, सौरसेन, मत्स्य, अवंती, चेदी, कौशल, मल्ल, काशी यहाँ पर स्थित है, जो कि आज भी है। और
उसके साथ ही साथ अंग और मगध वाला जो साम्राज्य था, मगध साम्राज्य, यही सबसे शक्तिशाली जो साम्राज्य रहा है वो मगध साम्राज्य रहा है। उसके साथ ही साथ और भी कई सारे जो नाम है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। सभी महाजनपद यहाँ पर मैप में भी इंडिकेट किए गए हैं, तो इनको भी आप यहाँ से देख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं मगध साम्राज्य के बारे में। तो देखिए सभी 16 महाजनपदों में एक महाजनपद था मगध, जो कि सबसे शक्तिशाली था, सबसे शक्तिशाली। और इसकी राजधानी पहले राजगृह या जिसे गिरिव्रज कहा जाता है वो हुआ करती थी, और बाद में फिर इसकी जो दूसरी राजधानी रही वो पाटलिपुत्र भी इसकी राजधानी रही है, मगध साम्राज्य की राजधानी रही है। अभी हम मैप में भी देखेंगे कि कौन कौन सा जो इलाका है वो मगध साम्राज्य के अंतर्गत आता है। और पहले देख लेते हैं कि ये शक्तिशाली क्यों बना, यानी 16 महाजनपद थे और 16 महाजनपदों में मगध में ही ऐसा क्या खास था कि यही सबसे ज़्यादा शक्तिशाली रहा इन सभी 16 महाजनपदों में। तो देखिए सबसे पहले आती है इसकी भौगोलिक स्थिति। तो अभी हम देखेंगे भौगोलिक स्थिति के बारे में, यानी जो मगध है ये बिहार वाले, जो वर्तमान का बिहार है उस वाले एरिया में स्थित ये साम्राज्य महाजनपद हुआ करता था। तो इसकी भौगोलिक स्थिति काफ़ी अच्छी थी, और साथ ही साथ यहाँ पर गंगा का उपजाऊ मैदान, इस वाले एरिया में गंगा का उपजाऊ मैदान आता था। और किसी न किसी जो साम्राज्य की यानी जो ताकत होती है, जो स्ट्रेंथ होती है, वो कहीं ना कहीं उसके अर्थव्यवस्था पर भी टिकी होती है। तो यहाँ पर गंगा का उपजाऊ मैदान था, जिससे बड़ी मात्रा में फसलों का उत्पादन होता था और बड़ी मात्रा में व्यापार होता था, जिससे यहाँ पर काफ़ी सारा धन रहता था, और इसी से ये जो साम्राज्य है वो स्ट्रांग बना। और साथ ही साथ यहाँ पर यूज किया गया युद्ध में मगध साम्राज्य के द्वारा लोहे के हथियारों का, तो लोहे के हथियारों का भी यूज किया गया इस साम्राज्य में। और साथ ही साथ हाथियों का प्रयोग, युद्ध में हाथियों का भी प्रयोग किया गया, और इसी से जो मगध साम्राज्य इसका विस्तार होता रहा, और कई सारे जो शासक आए उन्होंने जो अन्य महाजनपद थे उनको अपने कब्जे में किया। और साथ ही साथ यहाँ पर योग्य शासकों का शासन रहा है, योग्य शासकों का शासन यहाँ पर रहा, जिससे ये मगध साम्राज्य शक्तिशाली बन सका है। और मगध साम्राज्य के बारे में ही हमको डिटेल में पढ़ना है, और इसमें कई सारे वंश आते हैं और उन वंश में अलग अलग शासक आते हैं, सभी के बारे में हमको पढ़ना है। जो इम्पोर्टेंट शासक रहे उस वंश से रिलेटेड जो कि मगध साम्राज्य के अंतर्गत आए, तो उनके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे की क्लासेस में। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं मैप में। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये वाला जो रीजन था यानी हिमालय के नीचे वाला भाग और गंगा का उपजाऊ मैदान, ये वाला जो एरिया था ये पूरा मगध साम्राज्य के अंतर्गत आता था, जो कि वर्तमान का कुछ उत्तर प्रदेश है, कुछ साथ ही साथ गुजरात और राजस्थान के इलाके भी आते हैं। वर्तमान की अगर हम बात करें, साथ ही साथ बिहार और यहाँ पर असम तक का जो एरिया है वो इसमें कंक्लूड होता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये पूरा मगध साम्राज्य हुआ करता था पहले की। ये एक्सपेंशन ऑफ मगध यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब हम बात करें मगध साम्राज्य में कौन कौन से वंश रहे और उन्होंने कितना शासन किया, और उनके जो इम्पोर्टेंट शासक रहे हैं उनके बारे में तो हम डिस्कस करेंगे अगली क्लासेस में, उनके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो जो इसमें सबसे पहला वंश आया वो था बृहद्रथ वंश, और ये इसका शासन काफ़ी कम समय तक रहा है, यानी ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहा है बृहद्रथ वंश। और फिर आता है हर्यक वंश, काफ़ी इम्पोर्टेंट वंश रहा, या इसे ही पितृहंता यानी पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें जो भी शासक आए वो अपनी पिता की हत्या करके उन्होंने गद्दी पाई, यानी उन्होंने शासन किया अपने पिता की हत्या करके, वो उनके उत्तराधिकारी बने। तो हर्यक वंश के अगर हम शासन की बात करें तो 545 से 412 BC तक हर्यक वंश का शासन रहा मगध साम्राज्य के अंतर्गत जो वंश आता है, और कई सारे शासकों ने यहाँ पर शासन किया। और इन शासकों में जैसे बिंबिसार है, अजातशत्रु है, उदयन है, नागदशक है, ये सभी हर्यक वंश से रिलेटेड शासक रहे हैं, और इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अगली क्लासेस में। और फिर आता है यहाँ पर शिशुनाग वंश, और शिशुनाग वंश का शासन रहा 412 से 345 BC तक शासन रहा शिशुनाग वंश का। तो शिशुनाग वंश में भी कई सारे शासक आते हैं, जिसमें काला अशोक है, और भी कई सारे शासक शिशुनाग वंश में शामिल थे। और फिर आता है यहाँ पर नंद वंश, और नंद वंश का जो शासन रहा
वो लगभग 444 BC से 421 BC तक यहाँ पर शासन रहा नंद वंश का। और नंद वंश में ही शासक हुए हैं घनानंद, और उन्हीं की हत्या करके यानी उन्हीं से युद्ध करके फिर मौर्य वंश की स्थापना की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। और इसके बाद फिर यहाँ पर स्टार्ट होता है मौर्य वंश स्टार्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले इन हम जो मुख्यतः 3 वंश हैं मगध साम्राज्य के, हर्यक वंश, सुनाग वंश और नंद वंश, इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, इनके जो शासक हैं उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। देन फिर हम स्टार्ट करेंगे मौर्य वंश को, और मौर्य वंश के जो शासक थे उनके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसी प्रकार के जो वीडियोज़ हैं यानी जो सीरीज़ हमारी चल रही है एंशिएंट हिस्ट्री की, इससे आप लगातार जुड़े रहें। क्रम से ही जो सारे लेक्चर्स हैं उनको आप पढ़ते रहें, स्टडी करते रहें, और हमारे चैनल से जुड़े रहें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे जो भी हमारा न्यू वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। क्योंकि हम इस जो स्पेशल टॉपिक है जीएस के जो स्पेशल सब्जेक्ट हैं, जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इनसे रिलेटेड भी जो सीरीज़ हैं वो भी हमारी चल रही हैं। साथ ही साथ जो करंट से रिलेटेड टॉपिक होते हैं, जो न्यूज़ में करंट के टॉपिक होते हैं, उनके बारे में भी हम साथ ही साथ डिस्कस करते हैं। इसीलिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।